नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 12 के भूगोल विषय के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, आपको इन नोट्स की जो PDF प्राप्त करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, वहाँ आप टेलीग्राम जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जाके लिखना है लक्ष्य क्लासेस बालोतरा। जैसे ही आप लिखोगे आपके सामने इस तरीके का चैनल ओपन होगा और इसको ज्वाइन कर लेना और इसके अंदर इस तरीके से आपके PDF फॉर्मेट जो है वो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनको आप आराम से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अपने वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में ये प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है आप इस पे आएँ और यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी कक्षा 12 मानव भूगोल बोर्ड परीक्षा हेतु उपयोगी महत्वपूर्ण नोट्स एवं प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें आपको ये जो प्लेलिस्ट है इसको व्यू प्लेलिस्ट करके आराम से इसके अंदर आपके जो भी चैप्टर है मानव भूगोल के वो सारे इसमें दिए हुए होंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ जो वीडियो यानी उस टॉपिक से संबंधित क्रमानुसार दिए हुए होते हैं। तो ये तो बात हो गई इससे संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है तो आपको क्या करना है, आपकी कॉपी, किताब और कानों में अगर एयरफोन लगाया हुआ है तो आराम से एयरफोन लगा लीजिए या फिर आप ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ किसी भी प्रकार की आवाज़ या शोर शराबा नहीं हो रहा हो, ताकि आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। पाठ थोड़ा बड़ा है, आराम से एक एक चीज़ को बढ़िया अच्छे तरीके से देखेंगे। पाठ का नाम है जनसंख्या या विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। और इसमें आपके अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ बोर्ड परीक्षा हेतु जो उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी भी बातचीत की हुई होगी या बातचीत अपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी ये पूरी किताब कंप्लीट होगी, इस सभी चैप्टरों से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा और उनकी PDF भी आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस लक्ष्य क्लासेस बालोतरा को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, तो आज अपना दूसरा अध्याय है मानव भूगोल की किताब के अंदर और दूसरे अध्याय की अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो इस अध्याय में से आपके टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 6 प्रश्न होंगे। और टोटल अंकों की बात करें तो इस पार्ट से या इस अध्याय से 5 अंक के प्रश्न आएंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें अपन एक एक चीज को बढ़िया आराम से देखेंगे कि जनसंख्या क्या है, फिर वितरण क्या है और घनत्व क्या है और वृद्धि क्या है। सामान्यतः इसमें जो जनसंख्या देखेंगे वो अपन देखेंगे विश्व के संदर्भ में, यानी विश्व में कहाँ लोग अधिक है, कहाँ घनत्व अधिक है, कहाँ वृद्धि अधिक हो रही है। ठीक है ना, तो विश्व के देशों के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ चित्र के अंदर लोग दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या का मतलब है लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। और आप पिछली कक्षाओं में भी इसी तरीके से पढ़ते हुए आए होंगे कि जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टॉपिक जनसंख्या को बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। तो जनसंख्या की परिभाषा क्या है? अगर आपको ऐसे प्रश्न दे दिया जाए कि जनसंख्या को परिभाषित कीजिए या फिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, तो देखो, किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या कहा है कि एक निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय अवधि के दौरान जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि ये एक निश्चित क्षेत्र है, यानी निश्चित स्थान है और निश्चित समय अवधि में कह दूं 2012 में इस क्षेत्र ए की जो जनसंख्या थी वो थी 5 लाख। देखो, निश्चित क्षेत्र हो गया, निश्चित समय हो गया और लोगों की संख्या हो गई। तो क्या टॉपिक है इसमें? क्षेत्र, ठीक है, अवधि और लोगों की संख्या। यानी इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं जनसंख्या परिभाषा याद करने के लिए कि एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। बिल्कुल अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पहला बिंदु टकाटक। दूसरा है
किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं के अंदर संसाधन के बारे में पढ़ा होगा कि एक राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण अगर संसाधनों की बात करें तो वहां जो खनिज पदार्थ है वो महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है, वहां रहने वाले लोग जो है वो महत्वपूर्ण संसाधन या धन होते हैं। तो अपन ने यही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन या फिर अपन कह सकते हैं महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियों को निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की पहचान उनके लोगों से ही होती है। किसी प्रदेश, राज्य या स्थान पर बसे हुए लोग जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। किसी नगर या देश आदि में बसने वाले मनुष्यों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है, या किसी क्षेत्र या क्षेत्र में रहने वाले या बसने वाले जंतु की भी कुल संख्या भी जनसंख्या कहलाती है। यानी जनसंख्या केवल मनुष्यों की नहीं भी होती, बाकी पशु पक्षी जो होते हैं उनकी भी जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या का जो टॉपिक है, मतलब जनसंख्या जो बिंदु है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है तो आपको निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय अवधि और रहने वाले लोगों की संख्या से बताना है। उसके बाद में वास्तविक धन होते हैं और ये ही संसाधनों का उपयोग करते हैं और इसी से ही वो उनकी नीतियों को निर्धारित करते हैं। और एक देश की पहचान जो होती है वो वहां रहने वाले लोगों से ही होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में बात करें जनसंख्या वितरण, यानी जनसंख्या का टॉपिक तो क्लियर हो गया। उसके बाद में जनसंख्या का वितरण, और वितरण शब्द का मतलब है कि इस पूरी दुनिया में यानी इस विश्व में लोग किस तरीके से बिखरे हुए हैं या उनका फैलाव किस तरीके से है। तो देखते हैं जनसंख्या वितरण। बढ़िया आराम से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, वैसे भी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप आराम से बढ़िया तरीके से किताब ओपन करके बैठ जाइए। बिंदु टे बिंदु अपनी बात कर रहे हैं, यानी आपके बुक के अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, आराम से इन चीजों को सुनिए, देखिए और आनंद लीजिए पढ़ाई का। ठीक है, तो अगर वितरण की बात करें तो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। यानी ये जो विश्व है इसमें ये दुनिया के जो लोग हैं वो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, यानी असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में, एशिया एक महाद्वीप है, एशिया की जनसंख्या के संबंध में एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी ने टिप्पणी की है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग निवास करते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। और विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में ये बात बिल्कुल सत्य है। तो विश्व की जो जनसंख्या है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से वितरित है। जैसे कि आगे बिंदु आएंगे उनके अंदर अपन बहुत अच्छे से इनको देखने वाले हैं। उसके बाद में आपको जॉर्ज बी क्रेसी को याद रखना है। और जॉर्ज बी क्रेसी एशिया की जनसंख्या के बारे में क्या कह रहे हैं कि एशिया जो है इसमें जो बहुत अधिक लोग हैं उसमें तो क्या है बहुत कम लोग हैं, यानी थोड़े थोड़े बिखरे हुए। ठीक है, और जो बहुत कम लोग हैं इसके अंदर बहुत अधिक जनसंख्या है। ऐसा कौन कह रहा है? जॉर्ज बी क्रेसी कह रहा है। और कौन से महाद्वीप के संदर्भ में कह रहा है? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कह रहा है। आगे बात करें जनसंख्या वितरण, यानी अभी अपन देखेंगे जनसंख्या वितरण के बारे में। तो आराम से समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही है तो आप बढ़िया कमेंट करके बता सकते हैं कि सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। यानी जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है कि लोग जो है वो किस तरीके से वितरित है। ओके, हाँ, यानी जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है कि ये जो धरातल है, ये जो पृथ्वी है या ये जो भूपृष्ठ है, इसके ऊपर लोग किस प्रकार से वितरित है, यानी किस तरीके से फैले हुए हैं। पहला बिंदु क्लियर। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90%, यानी विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। यानी ये जो विश्व है, ये पूरा जो महाद्वीप है, इसकी 90% जो जनसंख्या है वो केवल और केवल 10% स्थलीय भाग पर निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी इस दुनिया में 10 ऐसे बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से और उनके अंदर टोटल 60% जनसंख्या रहती है। और इन बड़े 10 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित हैं।
हम क्या देख रहे हैं? जनसंख्या वितरण। ठीक है, जनसंख्या वितरण का मतलब है कि भूपृष्ठ के ऊपर लोग किस तरीके से वितरित हैं, यानी किस तरीके से फैले हुए हैं, यानी कौन से देश में कितने लोग हैं, कौन से महाद्वीप में कितने लोग हैं, इस तरीके से। मोटे तौर पर अगर बात करें कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है उसमें से 10% जनसंख्या स्थलीय भाग पर निवास करती है। ठीक है, और विश्व के जो 10 सर्वाधिक बड़े देश हैं उनके अंदर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और इन 10 बड़े देशों में से 6 ऐसे देश हैं जो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। जलीय भाग अगर बात करें अपने विश्व के मैप की, तो विश्व में जलीय भाग की बात करें तो 70% जो है वो जलीय भाग है, और स्थलीय भाग की बात करें तो 30% है। और 30% में से 10% भाग पर क्या है? आपकी 90% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देख लेते हैं महाद्वीप की बात। तो ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका। ये तो है आपके महाद्वीप। ठीक है, और यहां मैंने महासागर भी दे रखे हैं। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, ठीक है, और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये चीजें आपके दी हुई हैं। तो ये तो हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें 10 देशों की, यानी दुनिया के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश कौन कौन से हैं। देखो, दुनिया में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भाई साहब भारत वर्तमान समय में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। देखो, प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है, यानी भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, फिर हुई थी 1881 के अंदर, और इस 81 के बाद में प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना हो रही है। यानी 1872 में जो जनगणना हुई थी उसके अंदर प्रवास और अप्रवास को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसके अंदर व्यवस्थित तरीके से सारे तथ्यों को शामिल किया गया 1881 वाली में। और इसके बाद में जनसंख्या जो जनगणना है वो लगातार 10 वर्षों के अंतराल से हो रही है। लेकिन 2021 के अंदर अपने जनगणना नहीं हुई थी। इसके पीछे रीजन ये है कि कोविड-19 आ गया है, तो कुछ संस्थाओं ने अपने अस्थायी आंकड़े जारी किए, और अस्थायी आंकड़ों के अंदर अगर बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग वर्तमान समय में पहले स्थान पर आ गई है। लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 नंबर पे पाकिस्तान, 6 ब्राजील, 7 नाइजीरिया, 8 बांग्लादेश, 9 रूस और 10 पे जापान। ये आपके दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश हैं। और दूसरी बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक युवा आबादी है, ये बात और ध्यान रख लेना। चीन भले ही 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में बड़ा देश है, लेकिन युवाओं की दृष्टि से बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है। अब आपको काम ये करना है कि ये जो मैंने 10 देश दिखाए हैं, इन 10 देशों में से ऐसे कौन से 6 देश हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, आपको छांट करके नीचे कमेंट में बताने होंगे। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया कि भाई जो एशिया महाद्वीप है इसमें 6 देश हैं, ठीक है, और 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है। तो 10 अपन ने यहाँ पे देख लिए आराम से, और उसके बाद में इन 10 देशों को आपको याद करना है। प्रश्न दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या 10 बड़ी जनसंख्या की श्रेणी में शामिल देश नहीं है, तो आपको इनके नाम तो याद करने पड़ेंगे। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे, और आगे जो अपन बात करें तो किस तरीके से ये देश कहां पे स्थित है, तो सबसे पहले बात करें चाइना की, यानी जो मैंने आपको 10 देश बताए हैं, ये 10 देश जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश हैं, और इनकी विश्व के मैप के अंदर स्थिति कहां कहां है। तो बात करें तो सबसे पहले बात करें चाइना की, जो आपको 1 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है। फिर बात करें भारत की, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर 3 नंबर पे अगर बात करें तो 3 नंबर पे आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पे आपके इंडोनेशिया यहाँ पे है। उसके बाद में 5 नंबर पे बात करें, 5 नंबर पे आपके बात करें पाकिस्तान, तो ये आपके यहाँ पे हैं। 6 नंबर पे अगर आपके बात करें ब्राजील, तो आपके यहाँ पे हैं। 7 नंबर पे अगर आपके बात करें कौन से देश की, नाइजीरिया की, तो ये आपके यहाँ पे हैं। 8 नंबर की अगर आपकी बात करें तो आपका बांग्लादेश यहाँ पे है। 9 नंबर पे बात करें रशिया की, जो आपके यहाँ पे है।
और 10 नंबर की बात करें मैक्सिको की, जो आपके यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से विश्व के अंदर टोटल जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश हैं। पीडीएफ के अंदर आपको आराम से ये मैप के अंदर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप घर पे इनकी प्रैक्टिस जो है वो आराम से बैठ के करें, ताकि इनकी स्थिति अच्छे से समझ में आ जाए और मैप से संबंधित जो अगर इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो आपके गलत नहीं हो। अब आपको काम क्या करना है, मुझे वो 6 देश कमेंट करने हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, छांट करके एशिया महाद्वीप में जो स्थित है उनका मुझे कमेंट के अंदर नाम बताना है। ठीक है, जो नाम बताएगा उसकी अगली कक्षा के अंदर उसका अपन बढ़िया अच्छी तरीके से तालियां बजवाएंगे। चलो आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये जो जनसंख्या है इस जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी ये जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में अधिक क्यों है, कम क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 सबसे बड़े कारक हैं, 1, 2 और 3। यानी सबसे पहला कारक है भौतिक कारक, दूसरा जो है वो सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, तीसरा जो है वो आर्थिक कारक। भौतिक कारक के अंदर बात करें तो स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा। सामाजिक कारक के अंदर बात करें तो धर्म और संस्कृति। आर्थिक कारक के अंदर बात करें तो खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। ये प्रमुख वो कारक है जिनके वजह से जनसंख्या प्रभावित होती है। अब एक एक कारक को बढ़िया अच्छे से अपन लेके समझेंगे। चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन क्लासों को समझ करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे भौगोलिक कारक या फिर भौतिक कारक। देखो भौगोलिक कारक का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे कारक जो प्रकृति से संबंध हो, प्रकृति से संबंध रखते हो। इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले जल की उपलब्धता। स्थिति का मतलब होता है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से कौन सी स्थिति है, ये भी उसको प्रभावित करेगी। ठीक है ना, ये अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। अगर अक्षांश की दृष्टि से अगर ध्रुवों की तरफ है तो वहां सर्द ऋतु हो जाएगी, अगर भूमध्य रेखा के पास में है तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। इस तरीके से स्थिति। उसके बाद में आपकी किताब के अंदर सीधा जल की उपलब्धता दे रखी है, तो देखो जल की उपलब्धता में देखो, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसल, उद्योग, नौका संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व की सबसे सघन बसे क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी सीधा सा सिंपल सा बात है, यानी जल की उपलब्धता भौतिक कारक है जो अपनी जनसंख्या को प्रभावित करता है, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण कारक है। जल अपनी दैनिक गतिविधियों के साथ साथ औद्योगिक इकाइयां, ठीक है, कृषि कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से लोग जो है वो जल के पास में रहने को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि मैंने आपके इस चित्र में दिखाया है कि ये एक कोई नदी है और इस नदी के पास में देखो नगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। आराम से देखो आप, इतने सारी लोग रह रहे हैं। और आपके अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो आप उसके अंदर डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे बना सकते हो भारत, ठीक है, इस तरीके से भारत बना के फिर यहाँ इस तरीके से बना दीजिए सिंधु नदी, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा सिंधु नदी, और यहाँ पे इस तरीके से लिख देना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सघन बसा क्षेत्र, बसा क्षेत्र, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे तो विकसित हुई थी। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी इसके अंदर छोटा सा बना सकते हैं, जो कि बड़े प्रश्न के अंदर आपका जो एग्जामिनर है उसको बढ़िया अच्छी तरीके से प्रभावित करे। ठीक है, आगे बात करें, जैसे कि अपन गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र जो है वो काफी डेवलपमेंट है या उनके पास में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल करके करती है, और ये भारत और बांग्लादेश को कुल मिलाकर के 25-25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। और उत्तराखंड के अंदर हिमालय के गंगोत्री हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है, और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बात करें भू आकृति, यानी भूमि की आकृति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसल के उत्पादन के लिए, सड़क निर्माण के लिए और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं,
पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते थे। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है और गंगा का मैदान विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग में विरल जनसंख्या पाई जाती है। देखो, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि भाई भू आकृति भी जो है वो लोगों को बसने यानी अपने घर बनाने में एक प्रभावित करने वाला प्रमुख भौतिक कारक है। जैसे कि अपन बात करें जो समतल मैदानी क्षेत्र है, वहां पे लोग आराम से अपना घर बना सकते हैं, परिवहन का विकास कर सकते हैं, औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकते हैं, तो वहां जनसंख्या अधिक होगी। और उसके विपरीत अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या विरल होगी यानी कम होगी, क्योंकि वहां इस तरीके के ये जो संसाधन है इनको अपन अच्छी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत के अंदर गंगा का जो मैदान है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और इसके विपरीत अगर हिमालय पर्वत की बात करें तो वह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कि आपको इस मैप के अंदर दिख रहा है, यानी ये जो क्षेत्र है ये आपके हिमालय वाला क्षेत्र है, और यहाँ जो जनसंख्या है वो विरल जनसंख्या है। ठीक है, और उसके बाद में उत्तर का मैदान की बात करें तो ये आपकी गंगा रिवर है, इंडो गंगा रिवर, यानी इधर आपकी ये आपकी सिंधु नदी आ गई यानी इंडस रिवर आ जाएगा, और इधर आपकी गंगा नदी आ जाएगी। तो गंगा नदी के आसपास जो जनसंख्या है वो क्या है, सर्वाधिक है, और ये अनुकूल क्षेत्र है यानी मैदानी क्षेत्र है, ताकि लोग आराम से यहाँ पे घर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है। क्या पर्वतीय क्षेत्र पर लोग घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। अनुकूल जलवायु जहां होगी या जो क्षेत्र उनके अनुकूल यानी मैदानी जो क्षेत्र होगा वहां पर कृषि कार्य भी किया जा सकता है, मत्स्य पालन भी किया जा सकता है, इस तरीके की गतिविधियां आसानी से या की जा सकती है। इसलिए ये भूभाग जो है या भू आकृति जो है वो अपने जनसंख्या को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। उसके बाद में जलवायु की बात करें, देखो अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल के विषम जलवायु मानव बचाव के लिए असुविधाजनक मानी जाती है। यानी एक तो अति गर्म और अधिक ठंडी जलवायु जो है वो मानव बचाव के लिए असुविधाजनक मानी जाती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसम परिवर्तन नहीं होते हो और अधिक लोगों को आकृष्ट करते हो, अधिक वर्षा अथवा विषम रुक्ष जलवायु के क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। यानी एक तो जहां अधिक बारिश होती हो या फिर रुष्ट यानी बहुत ही ज्यादा सूखी जलवायु हो, वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के इतिहास के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में घना बचा हुआ क्षेत्र था। यानी इसके अंदर ये देखना है कि जहां अनुकूल जलवायु होगी वहां पे तो रहेंगे लोग ज्यादा, जहां प्रतिकूल जलवायु होगी, प्रतिकूल का मतलब उनके नुकसानदायक जो जलवायु होगी वहां लोग रहेंगे कम। ठीक है, अनुकूल में ज्यादा, प्रतिकूल में कम। जैसे कि आपको इसके अंदर दिख रहा है, इस क्षेत्र में अगर आपको ले जाके छोड़ दिया जाए तो क्या आप रहना पसंद करोगे? यानी इसमें जनसंख्या कम निवास करेगी और ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। यहाँ है मौसम और जलवायु में अंतर। तो प्यारे साथियों, दो शब्द है, एक तो है मौसम और एक है जलवायु। अपन कहते हैं ना कि आज का मौसम बिल्कुल बड़ा मजेदार है, छत पे आजा चाय पीते हैं, या छत पे आजा अपन क्या करते हैं, बढ़िया समोसे खाते हैं। तो मौसम जो है वो आपका प्रतिदिन बदलता रहता है। ये क्या होता है, प्रतिदिन बदलता रहता है। ठीक है, और जलवायु जो है वो आपकी दीर्घकालिक होती है। ठीक है, दीर्घकाल तक रहती है, यानी उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी जलवायु जो है दीर्घकाल से संबंधित है और मौसम जो है वो आपके अल्पकाल से संबंधित है, यानी कुछ समय का होता है। ये प्रतिदिन चेंज होता रहता है, ये प्रति समय बाद में चेंज होता है। अभी गर्मी पड़ रही है, थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। तो मौसम जो है वो आपके प्रतिदिन बदलता है, यानी अल्पकाल की घटना है, और जलवायु जो है वो दीर्घकाल की घटना है। ठीक है भाई, चलिए आगे। मृदा, यानी मृदा किस तरीके से जनसंख्या को प्रभावित करती है। देखो, उपजाऊ मृदा कृषि तथा इनके संबंधित क्रियाएं, मतलब इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत के उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? यस, जी हाँ, बता सकते हैं। कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का मरुस्थलीय भूमि जो क्षेत्र है वो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और उसके बाद में है हिमालय की तराई का क्षेत्र। ठीक है, के कम उपजाऊ होने के कारण यहाँ जनसंख्या विरल क्षेत्र है। जैसे कि आपको ये दिख गई मिट्टी, यानी जहां मिट्टी उपयुक्त होगी कृषि के लिए तो वहां पे लोग होंगे सघन, यानी वहां जनसंख्या अधिक होगी। ठीक है, ये है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है? नहीं। कैसी जनसंख्या? विरल। उसके बाद में है हिमालय का तराई क्षेत्र, यानी जस्ट हिमालय के पास वाला ये जो क्षेत्र होगा ना, तराई क्षेत्र। तराई का मतलब होता है यहाँ से कोई नदी या पानी आया
और किसी ने यहाँ पे घर बना रखा तो वो गपलक इसके साथ में चला जाएगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। और ध्यान रखना, तराई क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कैसी होगी, विरल होगी। जैसे मान लो ये पहाड़ी है, मैंने यहाँ पे बना दी, ये इस तरीके से पहाड़ी है और यहाँ मैंने घर बना रखा है, तो ज्यादा बारिश हुई तो क्या हुआ, मेरा घर आराम से तैरेगा। मैं जिस चारपाई पे बैठ के सोऊंगा वो तो तैरती हुई पता नहीं कौन सी नदी में जाके समा जाएगी और फिर अंततः उस नदी के साथ में मैं भी गमनागमन होता हुआ समुद्र के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो ध्यान रखना है, हिमालय का तराई क्षेत्र जो है वो विरल जनसंख्या के लिए जाना जाता है। अब आगे बात करेंगे आर्थिक कारक, यानी इतनी देर अपन ने जो पढ़े थे वो कैसे कारक थे, भौतिक कारक, यानी वे कारक जो भौतिकता से संबंधित हो और जनसंख्या को प्रभावित करे वो थे आपके भौतिक कारक। अब आगे बात करें आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर है पहला खनिज। देखो इन कारकों को भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए कि आर्थिक कारक कौन से हैं, भौतिक कारक कौन से हैं। तो अब बात करें खनिज कारकों की जो आपके आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आएंगे। ओके, खनिज। तो सबसे पहले खनिज की परिभाषा देखो, खनिज क्या होता है, वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं उसे कहते हैं खनिज, या भूगर्भ से खनन विधि के द्वारा जो बाहर निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं खनिज। देखो, खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, अतः कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यानी जहां ज्यादा खनिज निकलेंगे वहां कुशल व अर्धकुशल यानी शिक्षित और अर्ध शिक्षित जो कर्मी हैं यानी लोग हैं वो रोजगार के लिए वहां पहुंचेंगे और रोजगार के लिए जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। बढ़ते ही बढ़ते क्या हो गया, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो गया। और ऐसा ही उदाहरण है अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको इस चित्र में दिख रहा होगा ये जो है वो आपकी अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया पेटियां हैं। और मैप के अंदर देखें तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है जाम्बिया, ठीक है, और उसके बाद में ये दिख रहा है कटंगा, यानी अफ्रीका के महाद्वीप के अंदर इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ ये आपकी खदान क्षेत्र है यानी खनिज निकल रहा है और यहाँ आपको जनसंख्या दिख रही है कि नहीं दिख रही, यहाँ पे लोगों के बहुत सारे घर बने हुए हैं। आगे बात करें नगरीकरण, तो देखो नगरीकरण रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधित सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास होता है और नगर का आकार बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। नगरीकरण का मतलब है नगरों की संख्या में धनात्मक परिवर्तन, यानी वहां लोगों की संख्या का बढ़ना। अब ये क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधा और बेहतर परिवहन और बेहतर संचार सुविधा। अब गांव में जाओगे तो सब जगह आज के टाइम में 5G नहीं चल रहा है, कहीं कहीं तो 2G और 3G का नेट चल रहा है। तो उस सुविधाओं का आनंद लेने के लिए लोग क्या है, नगरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और अच्छी नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, अच्छा नागरिक जीवन जीने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, गांवों से नगरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं। अब प्रवास क्या होता है आगे टॉपिक आएगा तब मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो गांव को छोड़ करके शहर की तरफ आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि प्रतिवर्ष नगरों के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे मान लो ये गांव है और इस गांव से नगर की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित होने के पीछे मैं आपको रीजन बता चुका, यहाँ पे आपको दिए हुए उन रीजनों के कारण लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। यानी क्या हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपको इस चित्र के अंदर दिख रहा है ये गांव है, इस गांव से लोगों ने यहाँ से स्प्लेंडर प्लस से टिक मारी और सीधा आ गए इस शहर में। और इस शहर में देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें अपन इसके अंदर तो आप देखेंगे कि यह जो है एक प्रकार के नगरीकरण का उदाहरण है। यहाँ बहुत सारे लोगों के घर बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं और देखो कितना बड़ा एक शहर दिख रहा है। यानी नगर की संख्या धीरे धीरे
धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, इसके कारण इसे कहते हैं नगरीकरण। आगे ऐसा ही टॉपिक है जिसका नाम है औद्योगिकरण। नगरीकरण आपके आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है, वितरण को प्रभावित करता है। आगे बात करें औद्योगिकरण। देखो, औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर पैदा करती है। पेटियां का मतलब अपने बहुत धन न रखे जैसे पेटी बा पेटी नहीं, ठीक है ना। पेटियों का मतलब होता है एक क्षेत्र। आप यहाँ पेटियों का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि भाई साहब जहां मम्मी अपने सोना गहना सब रखती है ना, वो वाली पेटी नहीं है ये दूसरी पेटी है, ठीक है। तो यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जैसे कि जापान के अंदर कोबो ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यानी औद्योगिकीकरण का मतलब केवल किसी एक उद्योग से संबंधित नहीं है। अगर मैं मानूं मैंने कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित की, मान लो मैंने यहाँ पे एक बड़ी फैक्ट्री लगाई कपड़े की, मानने में क्या जाता है, मैंने ये फैक्ट्री लगा दी तो इसमें बहुत सारे मजदूर लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मैंने मान लिया लगभग 1 लाख मजदूर इसके अंदर काम कर रहे हैं, यानी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये 1 लाख लोग काम करेंगे तो इन लाख लोगों के लिए आने जाने के लिए परिवहन की सुविधा, जुड़ गया एक नया टॉपिक। अब यहाँ पे किसी ने चाय की दुकान खोल ली तो जुड़ गया नया टॉपिक, यानी औद्योगिकरण हुआ कि नहीं हुआ। किसी ने यहाँ पे सब्जी की दुकान खोल ली, जुड़ गया टॉपिक। किसी ने यहाँ पे हॉस्पिटल खोल लिया, जुड़ गया नया टॉपिक। किसी ने यहाँ पे स्कूल खोल ली, यानी 1 लाख जो बच्चे हैं, इन लोगों के जो बच्चे हैं वो यहाँ स्कूल में पढ़ने आ गए। तो औद्योगिकरण का मतलब है कि उद्योगों का धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। आगे बात करें मैप की, तो जापान का जो ओसाका प्रदेश है वो अभी वर्तमान टाइम में ज्यादा डेवलपमेंट है। तो ये रहा कोबो, ठीक है, और यही जस्ट आपका ओसाका, और ये है आपका जापान। इस जापान के अंदर इधर ओसाका है और इधर आपका कोबो है, जो वर्तमान समय में काफी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ से लोगों के आने जाने के लिए भी भाई साहब उड़न खटोले लगाए गए हैं, है ना, बढ़िया जबरदस्त तरीके से। चलिए अपन भी कभी यहाँ जाएंगे, अगर बढ़िया अच्छे से हो जाएगा तो, है ना। आप भी जाना, कभी जाओ तो मेरे को मैसेज करके बताना, सर हम बढ़िया अच्छी पोस्ट पे हैं और आज यहाँ घूमने गए हैं। चलो आगे देखो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यानी अपन ने प्राकृतिक कारक देख लिए और अभी जो है थोड़ी देर पहले अपन ने आर्थिक कारक देख लिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, और अभी जो है वो अपन देख रहे हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखो, कुछ स्थान धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से क्या चीजें हो रही है, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति से लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि देखो इस मैप के अंदर, आप चित्र के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये मंदिर है। अब इस मंदिर के आसपास इस संप्रदाय से जुड़े हुए, यानी ये जो मंदिर है इस या किस धर्म का है, उस धर्म के लोग ज्यादा निवास करेंगे। तो एक सांस्कृतिक कारक हो गया। जैसे कि यहाँ ये दिख रहा है, इस तरीके से मतलब यहाँ जो धार्मिक लोग हैं या उसी धर्म की पूजा करने वाले लोग हैं वो ज्यादा निवास करेंगे। और उसके उपरक्त राजनीतिक अशांति की बात करें, यानी जहां राजनीतिक अस्थिरता है, यानी हमेशा वहां उपद्रव वगैरह होता है इस तरीके से, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो वहां जो जनसंख्या है वो कम निवास करना पसंद करेगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक थे वो सारे के सारे थे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो वितरण आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अपन ने जनसंख्या देख ली, जनसंख्या का अर्थ क्या है, और उसके बाद में अपन ने वितरण देख लिया। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, ओके। चलो जनसंख्या घनत्व के अंदर बात करें तो सबसे पहला देखेंगे जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। देखो, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को, बीच का अनुपात घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।
यानी 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी देश के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस देश की जनसंख्या घनत्व कहते हैं या उस देश का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो बात वही के वही है, आपको इन तीनों में से जो भी अच्छा लगे, यानी ये तो अर्थ है, इन दोनों में से जो भी परिभाषा आपको अच्छे से याद हुई वो आप इनमें से याद कर लेना। जनसंख्या घनत्व को मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, जैसे कि आपको चित्र में नीचे सूत्र दिया हुआ है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या के अंदर उसका क्षेत्रफल जो है उसका भाग दिया जाता है, जिससे जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि एक क प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उसके अंदर 1,50,000 जनसंख्या रहती है, तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो बे जीरो से बे जीरो कट गए, पीछे कितना रहा? 1500, यानी 1500 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। तो इससे संबंधित आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी दिया जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व कितना होगा, कुछ आंकड़े देकर के पूछा जा सकता है। और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अब कुछ रिलेटेड जनसंख्या घनत्व से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो देखो, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर? तो 382 लोग जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितने लोग निवास करते हैं? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। और इनसे रिलेटेड प्रश्न कुछ आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और मैंने इस पूरी श्रृंखला के अंदर 2020 से 2023 तक आपके जो बोर्ड के पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के प्रश्नों को भी इन पीडीएफ में सम्मिलित किया है, ताकि आपका ये भ्रम दूर हो जाए कि बोर्ड के अंदर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और अनेक से अनेक दोस्तों के साथ में इस लिंक को, इस चैनल को शेयर करें ताकि उन्हें भी इन चीजों का पता रहे। देखो, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य की बात करें तो आपका बिहार है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 1106 लोग निवास करते हैं। उसके बाद में अपन राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व का जनघनत्व की बात करें तो 51 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे नीचे मैंने मैप दे दिया है और यहाँ जिन भी राज्यों की बात हुई है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कौन कौन से राज्यों की बात हुई है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार और आगे जो है वो कौन सा राज्य है? आपका राजस्थान। तो इन राज्यों की जो बात हुई है इनको अपन एक बार मैप के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्षेत्र है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में बात करूं राजस्थान की, तो ये जो है वो आपका प्यारा सा राजस्थान है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में मैंने बात की थी बिहार, यानी ये है आपका बिहार, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और कितना है? 1106, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे देखा था। और उसके बाद में बात करें विश्व की जन घनत्व की, तो विश्व के जन घनत्व के अंदर अपन ने देखा था टोटल जो लोग है वो है आपके 51 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें जन घनत्व की दृष्टि से महाद्वीप, यानी जो महाद्वीप है उनके अंदर जन घनत्व किस दृष्टि से है? तो ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश है, मतलब महाद्वीप है। उसके बाद में अफ्रीका, 3 नंबर पे यूरोप, 4 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 8 नंबर पे अंटार्कटिका, जहां पे 0 लोग निवास करते हैं और 0 जनसंख्या घनत्व है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,40,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको चीजें? चलिए, ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अपने विश्व के संदर्भ में देख रहे हैं और अपने पाठ का नाम भी है विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक जन घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका।
और उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपके खाली जगह छोड़ रखी है, तो आराम से यहाँ प्रैक्टिस करके आप इन चीजों को लिख सकते हैं बिना देखे। चलिए आगे मैंने मैप दे दिया है, यानी यहाँ पे मैप जो है, इस मैप के अंदर भी आप इन चीजों को भर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे स्थित है और किस तरीके से स्थित है। तो देखो सबसे पहले एक नंबर पे कौन है, एशिया जो आपके यहाँ पे स्थित है, यानी जन घनत्व की दृष्टि से। बे नंबर पे कौन है, अफ्रीका, तो ये आपका बे नंबर पे अफ्रीका। 3 नंबर पे कौन है, यूरोप, ये यहाँ पे। 4 नंबर पे कौन है, उत्तरी अमेरिका, तो ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। और 5 नंबर पे दक्षिण अमेरिका। 6 नंबर पे बात करें तो आपकी ऑस्ट्रेलिया, ये रही ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे बात करें, 1 2 3 4 5 6 पे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और 7 पे हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, ये होगा अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये सारे के सारे महाद्वीप आ गए, यानी अंटार्कटिका में अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो मैंने और ये डाल दिया यहाँ पे, तो ये आपका एशिया है जो आपके 1 नंबर पे है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एशिया के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा यूं आपस में भिड़े भिड़े से दिख रहे हैं। मारवाड़ी में कहें तो यहाँ पे होड़ा भीड़ो ज्यादा है, यानी इस वाले क्षेत्र के अंदर बात करें तो होड़ा भीड़ो ज्यादा है। होड़ा भीड़ो का मतलब बेटे आपस में लोग फंसे हुए हैं, तो ये जो है वो आपका 1 नंबर पे है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो है वो आपका 1 नंबर पे है। और इसके बाद में अगर बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका थोड़ा थोड़ा और धीरा धीरा सा दिख रहा है। उसके बाद में बात करें यूरोप की, तो ये और भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे होड़ा बीड़ा ज्यादा है, यहाँ पे होड़ा बीड़ा कम है। यहाँ पे और भी थोड़ा सीधा सीधा सा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ तो बिल्कुल है भी नहीं। समझ में आया ना इस तरीके से, तो इस मैप से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो आपका टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। बिल्कुल आपकी किताब के अंदर जो बिंदु दिए हुए हैं उनके ऊपर एक एक बिंदु पर बातचीत कर रहे हैं। अगर आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आप किताब भी पढ़ोगे ना, तो मेरी गारंटी है आपकी किताब के भी सारे तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएंगे। उसके बावजूद भी कोई ऐसा बिंदु रह जाता है कि भाई सर आपने ये हमारे को नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगले दिन उस कक्षा के अंदर उस बिंदु के ऊपर बातचीत करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। चलिए आगे है जनसंख्या वृद्धि। यानी अब जनसंख्या वृद्धि से क्या मतलब है, देखो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं या निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत, अब इन लोगों के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और ये परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। यानी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक परिवर्तन। यानी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो धनात्मक परिवर्तन, अगर जनसंख्या घटेगी तो ऋणात्मक परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, ठीक है, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण सूचक प्रदान करता है। यानी अगर कहीं पे जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है तो वहां से आर्थिक प्रगति का पता चलता है। अगर अच्छा है तो धनात्मक होगा, अगर अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है तो ऋणात्मक होगा। उसके बाद में अगर सामाजिक गतिविधियां सही है तो धनात्मक परिवर्तन, सामाजिक गतिविधि गलत है तो ऋणात्मक। उसके बाद में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी, और ये पृष्ठभूमियां एक महत्वपूर्ण सूचक होती है जनसंख्या की वृद्धि के लिए। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या की वृद्धि की महत्वपूर्ण सूचक की बात करें तो आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण सूचक के केंद्र है। जनसंख्या की वृद्धि के अंदर बात करें कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर बात करें कि भाई समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि एक तो अपन ने ये लिख लिया, दूसरा बिंदु मेन बिंदु आ रहा है ये, यानी क्या हुआ कि 2 समय अंतरालों के बीच में अगर एक क्षेत्र विशेष में अगर जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे कहेंगे वृद्धि। जैसे कि 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार वहां पे 103 करोड़ लोग थे। फिर 2021 की जो जनगणना हुई उसमें बढ़ करके लोग कितने हो गए, 140 करोड़। यानी कितने लोग बढ़े, 37 करोड़। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि। वापस देखो 2001 में कितनी जनसंख्या थी, 103 करोड़। एक समय अंतराल हो गया। अब दूसरा समय अंतराल आ रहा है 2011, यानी 2021। 2021 के अंदर जनसंख्या जो थी वो कितनी बढ़ गई, 140 करोड़ हो गई। और यहां पे क्या कहा है कि 2 समय अंतराल, यानी ये 2 समय अंतराल, इन 2 समय अंतरालों के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, बढ़ रही है आपकी 37 करोड़ के आसपास। तो ये जो 37 करोड़ है ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। ये क्या है, जनसंख्या
वृद्धि है, यानी ये जो 37 करोड़ है ये जनसंख्या की वृद्धि को सूचित कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो जो समय अंतराल है इसके बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद में एक आता है जनसंख्या की वृद्धि दर। तो ये जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर दोनों में डिफरेंट है। तो मैं समझूं कि आपको जनसंख्या वृद्धि समझ में आ गया, यानी दो समय अंतराल है उनके बीच में जो परिवर्तन है उसे कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है, तो देखो जनसंख्या वृद्धि में दर में क्या किया जा रहा है कि यह जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करती है। कौन? दर। यानी जनसंख्या दर जो है जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसे परिवर्तन के अंदर स्पष्ट करती है। चलिए देखते हैं कि 2001 के अंदर कितना था, 103 करोड़। 2021 में बढ़कर कितनी होगी जनसंख्या, 140 करोड़। तो ये तो क्या है, 37 करोड़ क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है। और जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर कितनी हो जाएगी, 35%। कितनी हो जाएगी, 35%। तो इसको ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे कि अंतर कितना है, 37 करोड़ का। ठीक है। 37 करोड़ के अंदर पिछले वाले जो जनसंख्या थी उसका भाग दिया जाता है, जैसे कि 103 गुणा किससे किया जाता है, 100 से। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो टोटल आएगी वो कितनी आएगी, 35%। समझ में आया? वापस देखो, 37 करोड़ जो थी आपकी जनसंख्या वृद्धि थी, अपने को निकालनी है वृद्धि दर। तो 37 करोड़ जो आपकी जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि में जो पिछला वाला जो जनसंख्या का आंकड़ा है उस आंकड़े का दिया जाता है भाग और उससे गुणा किया जाता है 100 से। जो आपका उत्तर प्राप्त होगा वो होगा आपकी जनसंख्या वृद्धि। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो उदाहरण और देख रहे हैं। जैसे कि 2001 के अंदर बात करें तो जनसंख्या थी 103 करोड़। ठीक है। और 2011 के अंदर जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 121 करोड़। तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना आ गया, 18 करोड़। तो ये जो 18 करोड़ है ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। अब इसको ज्ञात क्या करना है, यानी इससे अपने को क्या निकालनी है, जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 18/103 गुणा 100। सिंपल है, यही बताता है कि पिछली जनसंख्या है उसका अपने को क्या करना है, भाग देना है। तो 18/103 गुणा 100 करेंगे तो आपकी जो लगभग प्राप्त होगी वो होगी 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो अपन ओवरऑल 17% कह सकते हैं। आप कैलकुलेट करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगर और समझ में नहीं आया तो और देख लेते हैं कि भाई 2011 के अंदर कितनी थी, 121 करोड़। और 2021 के अंदर बढ़ करके कितनी हो गई है, 140 करोड़। तो इन दोनों के बीच का अंतराल जो है वो क्या है, 19 करोड़ है, जो क्या है, जनसंख्या की वृद्धि है। और अभी इसी से अपने को निकालनी है जनसंख्या वृद्धि दर। तो आ गया कितना, 19 करोड़ बटे 121 गुणा 100। 19/121 गुणा 100 लगभग आपके 15.5% जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर है। समझ में आ गया? उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे और उदाहरण दिया है। एक तरफ लिखा है जनसंख्या वृद्धि और दूसरी तरफ लिखा है जनसंख्या वृद्धि दर। जैसे कि 1000 लोग, यानी एक समय में मान लो कोई भी जनसंख्या है भाई, यहाँ मान लो बालोतरा जो शहर है उसकी 2011 के अंदर जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1000 लोग थी। और ये बढ़ करके 2015 के अंदर कितनी हो गई, 1500। और ये बात करें 2024 की तो 2011 के अंदर कितने थे, 1000 थे। और 2015 में कितने हो गए, 1500 लोग हो गए। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, 500 हुई। तो ये तो होगी जनसंख्या वृद्धि। अब निकालना प्रतिशत, तो 500/1000 गुणा 100। बे-जीरो से बे-जीरो कट गए। ठीक है। 5/10 0.5 और गुणा करेंगे 6 से तो आपका आ जाएगा कितना, 50%। और इसी को आप आगे इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने जो उदाहरण बताए हैं इनको आप बढ़िया आराम से आगे कर लेना ताकि समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन जनसंख्या वृद्धि निकालते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। यानी प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, एक तो हो गई जनसंख्या वृद्धि, एक हो गया जनसंख्या वृद्धि दर। अब है जनसंख्या की प्राकृतिक
वृद्धि। दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझने हैं। ध्यान रखना, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो दो समय अंतरालों के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी उससे संबंधित है। यानी दो जो समय अंतराल है इसके अंदर जनसंख्या का कितना, मतलब कितने लोग बढ़े, वो तो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि के साथ, अब वृद्धि में आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। उसके बाद में जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो आपके प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। किसमें व्यक्त की जाती है? प्रतिशत के अंदर। दो समय अंतरालों के बीच में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको प्रतिशत में व्यक्त करना जो है वो है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, आगे जो पॉइंट है वो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकालेंगे? जन्म माइनस मृत्यु, यानी कोई क्षेत्र है वहां पे जन्म लेता है और मृत्यु जो होती है उससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो कहलाएगी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। यानी किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी कितने लोग जन्मे और कितने लोग मरे, यानी जन्मे वो तो क्या हो जाएंगे प्लस, और जो मरे वो क्या हो जाएंगे माइनस। यानी जैसे मान लो 100 जनसंख्या है, प्राकृतिक वृद्धि कितनी है? 100 है। ठीक है, अब इसके अंदर जो लोग जन्म लेंगे वो तो हो जाएंगे प्लस, ठीक है, जो लोग मरेंगे वो हो जाएंगे क्या? माइनस। और इन दोनों के आंकड़ों के बाद जो आपको प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि। मान लो एक 100 है, जन्म कितने ने लिया? 100 में अगर माने कि जन्म बात करें तो जन्म 15 लोगों ने लिया, तो प्लस क्या करेंगे? 15 करेंगे। ठीक है, तो कितनी हो गई? 115। अगर बात करूं मृत्यु की तो यानी 9 लोग मर गए, तो माइनस क्या करेंगे? 9। तो टोटल जो प्राकृतिक आपकी वृद्धि प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 106। ठीक है, आगे है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। देखो, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के अंदर जन्म है तो प्लस किया जाएगा, फिर मृत्यु, आप्रवास है तो प्लस होगा, उत्प्रवास है तो माइनस होगा। यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें, एक जो क्षेत्र है वहां की जनसंख्या मान लो 115 है, तो ये 115 है आपकी वास्तविक जनसंख्या। वहां मान लेते हैं 115 लोग पहले रहते थे। अब उस 115 के अंदर आपके 8 लोग जन्मे तो होगा प्लस, 7 लोग मरे तो होगा माइनस, 5 लोग आए तो क्या होगा? प्लस, और 4 लोग गए तो क्या होगा? माइनस। अब इस तरीके से जो आगे आंकड़ा प्राप्त होगा, जैसे कि 115 में प्लस 9 हो गए तो हो गया 124, 124 में से माइनस 7 हो गए तो हो गए 117, 117 में 5 प्लस हो गए तो 122, 122 में 4 माइनस हो गए तो हो गया 118। यानी इसकी जो वास्तविक वृद्धि, जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जो है वो हो जाएगी 118। समझ में आया? ठीक है, एक बार वापस इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आगे प्रश्न दिए हुए हैं तो उनमें भी आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक वृद्धि जिसमें जन्म और मृत्यु सम्मिलित होते हैं, वास्तविक वृद्धि जिसमें जन्म प्लस मृत्यु माइनस, आप्रवास यानी प्लस, उत्प्रवास यानी माइनस। ठीक है, इस तरीके से। आगे है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो ये तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। यानी दो समय अंतराल है जहां जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक हो, यानी ये जन्म है और ये मृत्यु है। अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, उसके बाद में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि के अंदर बात करें, यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, यानी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना, और दो समय अंतरालों के बीच में जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी ये जन्म दर है, ये मृत्यु दर है, इसमें क्या हो? मृत्यु दर बढ़ जाए और जन्म दर कम हो जाए, तो यहाँ पे जो होगी वो जनसंख्या होगी ऋणात्मक। ठीक है, चलिए आगे बात करें जन्म दर की। तो ये तो हो गया जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब जन्म दर क्या चीज होती है? देखो, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 लोगों पर जीवित होने वाले बच्चों, यानी जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या जो है वो जन्म दर कहलाती है। मान लीजिए अगर एक समय अंतराल के दौरान एक क्षेत्र में हजारे जनसंख्या, यानी हजारे नहीं है, 1000 जनसंख्या पर 20 बच्चों का जन्म होता है, तो उस क्षेत्र की अशोधित जन्म दर जो है वो 20 होगी। ठीक है, और इसको इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। आपको सिर्फ जन्म दर के अंदर याद रखना है कि जन्म दर के अंदर क्या चीजें आती है। ये सूत्र से संबंधित वैसे प्रश्न पूछा नहीं गया आज दिन तक,
तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, मद्देनजर रखना है कि किस तरीके से क्या होता है। यानी किसी वर्ष जीवित जन्म की संख्या और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या की संख्या। उसके बाद में मृत्यु दर। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है, जो अपन ने पहले देख लिया था। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल तरीका है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी 1000 एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं उससे व्यक्त किया जाता है, जैसे कि इस सूत्र में दिया हुआ है। ठीक है, आगे है प्रवास। देखो अपन ने जनसंख्या का वितरण पढ़ लिया, वितरण के बाद में घनत्व देख लिया, घनत्व के बाद में अभी देख रहे हैं प्रवास, यानी लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाना। यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से चले जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रवास। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां लोग गमन करते हैं वो कहलाता है उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर आगमन करते हैं यानी जहां जाते हैं वो हो गया गंतव्य स्थान। ठीक है, उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में बढ़ जाती है, यानी वहां जनसंख्या में वृद्धि होती है, धनात्मक परिवर्तन होता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास को यानी प्रवास करने वाला जो व्यक्ति या जो महिला है उसे कहा जाता है प्रवासी। जैसे कि प्रवासी भारतीय यानी एक देश से दूसरे देश में आए लोग प्रवासी कहलाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अब यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई है, इन चीजों को मैं अच्छे तरीके से आगे एक चित्र बनाया हुआ है उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, प्रवास के प्रकार की बात करें तो स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। स्थायी प्रवास का मतलब है कि आप कहीं गए और वो जगह पसंद आ गई और आप वहीं पे शादी करके सेटल हो गए, वो हो गया स्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास का मतलब है कि आपने अभी 12वीं की, 12वीं करने के बाद में आप बीएड या बीएसटी करोगे तो कुछ जिस जगह आपको कॉलेज मिलेगी वहां जाओगे, एक मतलब अस्थायी समय के लिए जाओगे पढ़ने के लिए, तो साल 2 साल वहां पे रहोगे, पढ़ाई करोगे, तो वो जो आपका हो गया अस्थायी प्रवास होता है। दूसरा होता है मौसमी प्रवास, यानी कहीं पे मौसमी प्रवास के अंदर जैसे देखा जाए तो गर्मी का मौसम है तो आप कहीं ठंडे इलाके में चले गए, जैसे ही ठंडे इलाके में सर्दी बढ़ी तो आप गर्मी के मौसम में आ गए इधर वापस। तो इस तरीके का जो मौसम संबंधित प्रवास किया जाता है, मौसम संबंधित लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो हो गया मौसमी प्रवास। ठीक है, अब है प्रवास की दिशा। प्रवास की दिशा गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, गांव से गांव की ओर, यानी एक गांव से एक गांव मतलब दूसरे गांव में। दूसरा है गांव से नगर की ओर, गांव से नगर की तरफ। दूसरा है नगर से गांव की तरफ, और तीसरा चौथा देखें तो नगर से नगर की, और ये इस तरीके से प्रवास होता है। प्रवास के अंदर बात करें तो प्रवास के 2 प्रकार है, एक तो है आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। यानी प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो तो होता है आप्रवास, यानी एक ये स्थान है और बी स्थान है, यहां से कोई चल करके इस जगह पर गया तो यहाँ पे तो आया है यानी आप्रवास, और जिस जगह को इसने छोड़ा है यानी उत्प्रवास। प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो कहलाता उत्प्रवास, यानी ये जो स्थान है जिसने छोड़ा है या उस जगह क्या होगा उत्प्रवास होगा, यानी उसके लिए ये उत्प्रवासी है और इसके लिए ये अप्रवासी। ठीक है, प्रवास के कारण यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो एक तो है प्रतिकर्षक कारक और दूसरा है अपकर्षक कारक। ठीक है, प्रतिकर्षक यानी जबरदस्ती आपको प्रवास करना पड़ रहा है, अपकर्षक यानी वो कारक आपको प्रभावित कर रहे हैं, लुभावित कर रहे हैं कि आप आओ, इधर आओ, यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो बहुत अच्छी सुविधाएं वाले जो कारक होंगे वो तो होंगे अपकर्षक, यानी आकर्षित करेंगे कि आप इधर आ जाइए। और प्रतिकर्षक का मतलब है आपको धक्के मार के कहेंगे कि यार तू यहाँ से बाहर निकल जा, कहीं दूसरी जगह जा, ऐसे कारक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रतिकर्षक कारक की बात करें, जैसे कि बेरोजगारी, रहन सहन से संबंधित समस्या, निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, यानी अनुकूल जलवायु नहीं है, कैसी जलवायु है प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु। और उसके बाद में बात करें प्रतिकूल जलवायु के बाद में आगे बात करें तो प्रतिकूल जलवायु के बाद में अगर अपन आगे देखेंगे तो अपने को क्या चीजें देखने को मिलेगी कि जो जलवायु हमारे अनुकूल नहीं है वो, और प्राकृतिक विपदाएं जैसे कहीं भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, ऐसी चीजें आ रही है। ठीक है ना, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उपद्रव स्थान को कम आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है वो अपने को कम आकर्षित करनी है, यानी ये जो कारक है वो आपके प्रतिकर्षक कारक है। तो यहाँ जो कारक दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रतिकर्षक कारक बताइए। ठीक है, आगे है अपकर्षक कारक। अपकर्षक कारक के अंदर काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं,
ठीक है, शांति व अस्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित अच्छे नियम, अनुकूल जलवायु जिसके कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं, वो सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो आपके अपकर्षक कारक के अंतर्गत आएगी। अपकर्षक का मतलब है ऐसी सुविधाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हमारे को आकर्षित करती हैं कि अपन वहां जाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जीवन यापन करेंगे। प्रतिकर्षक का मतलब है जबरदस्ती अपने को वहां से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ अपन प्रवास को अच्छे से समझ लेते हैं। प्रवास का मतलब होता है स्थान बदलना। यहाँ दो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये व्यक्ति यहां से चल करके इस तरफ आया, तो ये जो स्थान है ये तो कहलाएगा उद्गम स्थान, ये कहलाएगा घनत्व स्थान। उद्गम स्थान पर इसे कहा जाएगा उत्प्रवासी और घनत्व स्थान पर इसको कहा जाएगा अप्रवासी। और उत्प्रवासी जो है वो यहाँ जनसंख्या में कमी करेगा और ये जो है यहाँ जनसंख्या में वृद्धि करेगा। यानी यहाँ पे तो धनात्मक परिवर्तन और यहाँ पे ऋणात्मक परिवर्तन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण के अंदर बात करें, जनांकीय संक्रमण की बात करें तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित, और इन्होंने उन्नति करके क्या किया, नगरीकरण किया, औद्योगिक किया और साक्षर बन गए। यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। यानी यहां इस क्षेत्र की बात करें, यानी ग्रामीण वाले के अंदर, तो पहले उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर, यानी लोग जन्म भी बहुत रहे थे और मर भी बहुत रहे थे। और अगर इसके अंदर बात करें नगरीकरण वाले के अंदर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी यहाँ लोगों ने समझ लिया, शिक्षित हो गए, इसलिए यहाँ पे जन्म भी बहुत कम ले रहे हैं और मर भी बहुत कम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं अच्छी तरीके से हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखें। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत वर्तमान समय में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने का और भविष्य में उसकी स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करता है। यानी इस संक्रमण सिद्धांत से अपन ये पता कर सकते हैं कि वर्तमान समय में किसी देश की जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से उसकी स्थिति क्या है, या फिर भविष्य में उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। यानी ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसके माध्यम से अपन मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं ये जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत से। इसकी 3 अवस्थाएं अभी तक हुई है। प्रथम अवस्था की बात करें तो प्रथम अवस्था में किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी। यानी यहाँ लोग जन्म भी बहुत रहे थे, मर भी बहुत रहे थे। यानी इसकी प्रथम अवस्था में लोग जन्म भी बहुत ले रहे थे और मर भी बहुत रहे थे, जिस वजह से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी थी। अब वृद्धि दर धीमी क्यों थी? क्योंकि लोग मर भी बहुत रहे। भाई किसी के 4 बच्चे पैदा हुए, 4 में से 3 मर गए, तो वृद्धि दर क्या है? 1 ही तो है। यानी यहाँ वृद्धि दर बिल्कुल धीमी थी। उसके बाद में ज्यादातर लोग खेती में काम करते थे। यानी प्रथम अवस्था के अंदर लोग जो है खेती में काम करते थे, जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी और अधिक लोग अशिक्षित होते थे और विकास की दर भी बहुत ही कम थी। ये तो है प्रथम अवस्था। ठीक है, उसके बाद में बात करें दूसरी अवस्था। इस अवस्था के प्रारंभ में उच्च प्रजनन दर थी। समय के साथ प्रजनन दर घटती है। यानी इसके अंदर शुरू में तो लोग बहुत बच्चे पैदा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाद में क्या हो रही है, घट रहे हैं। यानी जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं उसके बाद में वो बच्चों को पैदा करना कम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार। जैसे जैसे स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार होने लगा, वैसे वैसे मृत्यु दर जो है वो आपकी कम होने लगी और जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक रहती है। यानी यहां अगर पहली अवस्था में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, और दूसरी अवस्था में बात करें कि यहां जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो धनात्मक है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से हो गई। अब आगे बात करें तृतीय अवस्था की। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। यानी जन्म भी बहुत बच्चे कम ले रहे हैं और मर भी बहुत कम रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर हो जाती है। आपके प्रश्न पूछा जाएगा स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? यानी इसके अंदर जन्म दर भी निम्न होती है और मृत्यु दर भी निम्न होती है या फिर कम होती है, जिसकी वजह से जनसंख्या क्या रहती है, बैलेंस रहती है। न तो ज्यादा मर रहे हैं न ज्यादा जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब है बैलेंस है जनसंख्या के अंदर। ठीक है, बहुत ही धीमी रहती है। जनसंख्या शिक्षित होती है और नगरों का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका होता है इस तृतीय अवस्था के अंदर। शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान ज्यादा होने की वजह से व्यक्ति सोच समझकर परिवार का विकास करता है और ये एक प्रकार की जनसंख्या नियंत्रित करने वाली क्या कहें अवस्था है। यानी 3 अवस्थाओं में जनसंख्या को नियंत्रित करने वाली अवस्था है, जैसे कि इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। इस तरफ तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर है। यानी शुरू में यानी पहली जो अवस्था है इसके अंदर बच्चे जन्म भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं और मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं। यानी इस तरफ तो ये जन्म दर और बताया जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा जन्म ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा है, यहाँ जन्म दर उच्च थी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में होने के कारण धीरे धीरे जन्म दर है वो क्या हो जा रही है, कंट्रोल की जा रही है। यानी शुरुआत में जन्म दर क्या है, अधिक है, और मृत्यु दर तो आपकी लेवल में ही है। तो शुरुआत में जन्म दर अधिक थी सेकंड अवस्था में, और बाद में धीरे 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 क्या हो रहा है, जन्म दर बहुत ही कम हो रही है, धीरे धीरे
लोग शिक्षित हो रहे हैं और उन्होंने जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसके बाद में तीसरी अवस्था, यानी इसमें न तो अधिक जन्म दर है न अधिक मृत्यु दर है, यानी इसमें बराबर बैलेंस बढ़ा हुआ है, यानी तीसरी अवस्था के अंदर निम्न उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ देश भी दिए हुए, प्रथम अवस्था के अंदर बांग्लादेश हो गया जिसकी वर्षावनों के आदिवासी इसमें शामिल होते हैं, और इसमें पेरू है, श्रीलंका, केन्या है, और कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जहां निम्न उतार चढ़ाव है, यानी तीसरी अवस्था के अंतर्गत जो आता है वो कनाडा, जापान और अमेरिका आता है। इसके बाद में ये क्या है, स्वर्ण से नहीं केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। आपके पहला पेज है उसके अंदर ये परिभाषा दी हुई है, रॉल्फ वाल्डो इमरसन की दी हुई है, तो ये भी आप इसमें याद कर लेना। ठीक, चलिए, जनसंख्या की वृद्धि दर ज्यादा होने के प्रभाव, अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, और यहाँ देखो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 1 बिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, विकास में रुकावट आएगी और भरण पोषण की समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या अपने प्रभाव पड़ेंगे, क्या समस्याएं आएगी, तो ये लिख सकते हैं आप। और जनसंख्या की वृद्धि की दर नकारात्मक होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक होगा तो देश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। नए लोग कम पैदा होने की वजह से देश की जनसंख्या में वृद्ध लोगों की जनसंख्या है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और आश्रित जनसंख्या बढ़ जाएगी और विकास की गति है वो रुक जाएगी। और आपको पता है विकासशील जनसंख्या जो है वो आपकी युवा जो जनसंख्या उसको कहते हैं विकासशील। युवा ही तो देश के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हैं भाई, बूढ़े लोग कमाने थोड़ी ना जाते हैं, बूढ़े लोग तो आश्रित जनसंख्या, बच्चे भी आश्रित जनसंख्या। उसके बाद में जनसंख्या निवारण के उपाय यानी नियंत्रण के उपाय, आपकी इस पुस्तक का लास्ट टॉपिक। देखो, विगत 500 वर्षों में मानव की जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, यानी 10 गुणाओं अधिक जनसंख्या बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है और प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले ही जनसंख्या के अंदर जुड़ जाते हैं पूरे विश्व की बात करें तो। अब इनका कंट्रोल कैसे करें, तो परिवार नियोजन करना चाहिए जिसमें बच्चे के जन्म को रोकना या फिर बच्चे के जन्म में अंतराल रखना। ठीक है, परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि को सीमित किया जा सकता है और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लिया जा सकता है, जैसे कि गर्भ निरोधक, संभोग स्थगन और शिशु मृत्यु दर को कम करना, जैसे लोगों के अंदर डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और कम हो और अनावश्यक बच्चे पैदा नहीं करें। अब पहले क्या होता था कि शिशु मृत्यु दर ज्यादा था, शिशु मृत्यु दर ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते थे, अनावश्यक बच्चे पैदा करते थे, यानी कि अरे कहीं और बच्चे मर नहीं जाए, यानी इससे अच्छा है कि कम से कम 10-15 बच्चे पैदा कर लें। 10-15 में से क्या है, अगर 4-5 मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वाले तो पीछे रहेंगे। तो ये इस तरीके का पहले लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रम था, इसलिए जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद में है गर्भपात, स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन की बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो। ठीक है, और उसके बाद में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक मॉल्थन का सिद्धांत है। ठीक है, आपकी पुस्तक के अंदर है, इसको अपन देख लेते हैं। मॉल्थस जो है वो जनसंख्या का सिद्धांत देते हैं। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1798 में प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सिद्धांत में बताया गया कि मानव आबादी खाद्य आपूर्ति की तुलना में बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ रही है। जब तक अकाल, युद्ध या बीमारी आबादी को कम नहीं कर देती, उनका मानना था कि पिछली 3 शताब्दियों में मानवता बहुत बढ़ी है, यानी मानव जनसंख्या वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। देखो ये आदमी क्या कह रहा है, कौन, मॉल्थस ये कह रहा है कि भाई साहब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसकी तुलना में जो खाद्य पदार्थ है वो बहुत ही कम बढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक कोई प्राकृतिक आपदा है या अकाल टिके, मजेदार काल पड़े हैं लोग मर जाए, या कोई युद्ध हुए जो आधे होला ले जयबरा, या फिर कोई मजेदार बीमारी आवे ताकि आधे होला लोग मर जाए। तो इससे क्या होगा कि लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि सारे आधे से अधिक लोग मरेंगे, तो जितने संसाधन है उनका बैलेंस बन जाएगा। मॉल्थस ये कह रहा है कि भाई साहब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन संसाधन है वो बहुत कम है। जैसे कि इसने यहाँ इस चार्ट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जनसंख्या वृद्धि है वो ज्यामितीय गति से हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ रही है। लेकिन जो संसाधन है वो बेचारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जनसंख्या क्या हो रही है, डबल हो रही है, यानी यहाँ तो दुगुना तिगुना हो रही है, लेकिन संसाधन है वो अंकगणितीय माध्यम से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जनसंख्या और संसाधनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, यानी जनसंख्या अधिक और संसाधन कम। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भाई साहब खाद्य आपूर्ति को लेकर संकट आ गया, लोग भाई साहब बंदूकें लेके निकल गए, साला रोटी इधर दो रे, लोगों से रोटियां अनाज छीन के लाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो इस असंतुलन के नियंत्रण के इसने 2 उपाय बताए, एक तो बताया नैसर्गिक प्रतिबंध और दूसरा बताया निवारण प्रतिबंध।
भाई निवारक प्रतिबंध जो अपने हाथ में, नैसर्गिक मतलब है प्राकृतिक। भाई आप इतनी जनसंख्या बढ़ा रहे हो, या तो क्या कीजिए प्रकृति को कोई आपदा आ जाए, यानी अकाल टिके जबरदस्त, या बढ़िया सी भूखमरी आ जाए, या फिर महामारी हो जाए, या फिर युद्ध हो जाए, जिससे क्या है कि आधे से अधिक लोग मर जाएंगे और संसाधनों के ऊपर अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। या फिर इसने बताया निवारक प्रतिबंध, निवारक प्रतिबंध के अंदर इसने कहा है कि संयमितीय जीवन होना चाहिए, विवाह करो ही मत, बोंडा फिरो मजे, या अगर करते हैं तो बहुत ही देरी से करना चाहिए, जिससे क्या है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अंदर इसने कहा कि निवारक प्रतिबंध जो है वो एक प्रकार का सही उपाय। तो आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। तो इसने दो कारण बताए, तो ये आप चार्ट बढ़िया सा अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोल्थस के जनसंख्या निवारण सिद्धांत को अच्छे से समझाइए, तो आप पहले 2-3 चीजें ये लिख लेना, उसके बाद में ये बढ़िया सा चार्ट बना देना, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और चार्ट में है क्या, बिल्कुल सीधे अच्छे से देखोगे तब चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। उसके बाद में बात करें अभ्यास प्रश्नों की, तो अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने के लिए थोड़ा सा मेरे को क्लास को रोकना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बोलने की वजह से गले में थोड़ा सा दर्द है। 1 मिनट के लिए रोकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से अपने इसके अंदर चीजें होती हैं। तो अभ्यास प्रश्नों में देखें, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है ना, चलो चलो चलो। अगर लंबी क्लास हो रही है तो आप पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास अगर इतनी देर तक फोन नहीं मिलता है, घर वाले, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फोन लंबे टाइम तक नहीं मिलता है, अगर आपका खुद का फोन है तो आराम से आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, पहले 30 मिनट की देख लीजिए, बाद में और 30 मिनट की देख लीजिए, इस तरीके से। अब मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो करके डालता हूं, तो उसमें भी आपको ढूंढने में दिक्कत रहेगी कौन सा पार्ट कहाँ है, तो पूरा एक साथ में करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखो, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। और जनसंख्या सर्वाधिक कौन से महाद्वीप में? एशिया में। यानी जनसंख्या वर्तमान समय में बढ़ कौन से में सर्वाधिक रही है? तो अफ्रीका में रही है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जनसंख्या अधिक वाला महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है। तो इसमें पूछा है कि वृद्धि दर किसमें? तो आपके अफ्रीका में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है वो आपका, सॉरी, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखो, अट्टाकामा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंदर जनसंख्या अधिक है, ठीक है ना, नहीं है पूछा, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकृषक कारक नहीं है? प्रतिकृषक कारक नहीं है। देखो, जलाभाव प्रतिकृषक है, यानी जल की कमी है तो वहां लोग थोड़ी ना रहेंगे, बेरोजगारी है तो नहीं रहेंगे, महामारी है तो नहीं रहेंगे, लेकिन चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं प्रतिकृषक कारक नहीं है। ये कैसा कारक है? अपकर्षक, अपकर्षक कारक है। और निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये तो बिल्कुल सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, लेकिन घ से गमला, यानी सॉरी घ से घड़ी, ये जो है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। उसके बाद में पूछा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी 30 नंबर का है तो छोटे छोटे उल्लेख करने। यानी भौगोलिक कारक प्रभावित करने वाले निम्न प्रकार है, जल की उपलब्धता दे सकते हो, भू आकृति दे सकते हो, और जलवायु देख सकते हो, ठीक है। आगे है, विश्व में उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र ऐसा क्यों है? अब उच्चतम घनत्व वाला अनेक क्षेत्र ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में जनसंख्या के वितरण को मुख्यतः भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। अतः जिन क्षेत्रों में इन कारकों की अनुकूलता होगी वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। जैसे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप एशिया। मैंने इस फॉर्मेट में जहां लिख रखा है ऐसे का ऐसा आपको बोर्ड में लिखना है, ताकि आपको बढ़िया अच्छे नंबर मिल सके। आगे जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक लिखिए। 3 घटक कौन कौन से हैं? देखो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। थोड़ी सी चीजें लिख दी कि भाई जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न प्रकार के हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी किन की वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म दर की वजह से होता है, मृत्यु दर की वजह से होता है, और प्रवास की वजह से। आगे है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, यहाँ जन्म दर और यहाँ मृत्यु दर। यानी जन्म दर का मतलब है प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और यहाँ प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले बच्चों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ये धनात्मक वृद्धि होती है, ये ऋणात्मक वृद्धि होती है। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक उत्पादक, विवाह आयु, जीवन स्तर, शिक्षा और उच्च स्तर की नीतियां। और इधर मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक खाद्यान्नों का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का निम्न स्तर, ठीक है। उसके बाद में प्रवास के प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक। बिल्कुल आप ऐसे सारणी बना करके बढ़िया अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, और पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। और उसके बाद में क्या कहा है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, और इसका उत्तर आप स्वयं को करना है। ऊपर नोट्स में दिए गए समस्त कारकों का विवरण इसके अंदर लिखना है। प्राकृतिक कारक, ठीक है ना, वो सारे वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले वो सारे के सारे उसमें आएंगे। प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक, ये सारे के सारे।
और उसके बाद में है जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं, जो अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी अपन ने। यानी इसके अंदर छात्रों को स्वयं को लिखना है और उसके बाद में जो चार्ट बनाया हुआ है वो चार्ट आपको खुद को करना है। उसके बाद में ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं अभिसद वाले, वो देख लो। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग जल से ढका हुआ है और कितना भाग स्थलीय क्षेत्र है, तो कितना होगा 70% और 30%, ठीक है। और विश्व के लगभग 90% जनसंख्या विश्व के लगभग कितने भाग पर निवास करती है, 10%, जो कि अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अच्छे से पढ़ा है तो आप इनका उत्तर देख के बढ़िया अच्छे से कर सकते हैं। आगे, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश के समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। देखो कौन सा देश शामिल नहीं है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील है, लेकिन श्रीलंका है वो शामिल नहीं है, ठीक है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, तो कौन सा कारक इसमें प्रभावित करेगा, तो आप देखना इसके अंदर जो आपका भौतिक कारक भी प्रभावित कर रहा है, आर्थिक कारक भी प्रभावित कर रहा है, सामाजिक कारक भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन उपयुक्त सभी इसमें सभी के सभी सही है, ठीक है। उसके बाद में निम्न में से किस क्षेत्र की जनसंख्या सर्वाधिक हो सकती है, यानी मध्यम जलवायु वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, उसमें सर्वाधिक होगी। बर्फीले इलाके में लोग नहीं रहेंगे, सूखे में नहीं रहेंगे, बाढ़ग्रस्त में नहीं रहेंगे, तो सबसे ज्यादा किस में रहेंगे, मैदानी क्षेत्र में रहेंगे। छठा देखो, निम्न में से भारत के किस भौतिक प्रदेश की जनसंख्या विरल है, किसकी है, थार के मरुस्थल की, जो कि मैंने आपकी कक्षा के अंदर बताया था फोटो के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद में देखो, जनसंख्या क्षेत्रफल निम्न में से किसको दर्शाता है, जनसंख्या क्षेत्रफल जो है वो जनसंख्या के घनत्व को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद में निम्न में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। उसके बाद में 8वां प्रश्न देखो, निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए, जनसंख्या क्षेत्रफल, ठीक है, सिवाना शहर और ये हो गया। उसके बाद में क्या है कि उपयुक्त तो दोनों शहरों में से किस शहर का घनत्व कम है, तो किसका कम है, सिवाना का कम है। और अपन ने देखा था जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, आपने कक्षा के अंदर पढ़ा होगा। इस प्रश्न को मैं आपको पुनः अच्छे से समझाता हूं, देखो इधर ध्यान दो। प्रश्न क्या है कि जनसंख्या 7800 है और 1200 जनसंख्या वो सिवाना की है, क्षेत्रफल जो है वो 30 किलोमीटर है और इसका 50 किलोमीटर है। उपयुक्त दोनों शहर में से किस शहर का जन घनत्व सबसे कम है, तो सबसे पहले बात करें बालोतरा की, तो बालोतरा में 7800 यानी कुल जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का अपन भाग दे देंगे 30 का, तो 7800 के अंदर अगर 30 का भाग देंगे तो कितना आपका प्राप्त होगा, तो 7800 भाग 30, यानी यहां पे जो प्राप्त होगा, यानी इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बालोतरा का। उसके बाद में ज्ञात करना है सिवाना का, तो 1200/50, 0 से 0 कट गया, 120 में अगर भाग देंगे 5 का तो उत्तर प्राप्त होगा 24, ये मैंने गलत लग दिया यहाँ पे, उत्तर प्राप्त होगा 24, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे कम किसका है, तो कब सबसे कम किसका हो जाएगा, सिवाना का हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व यानी सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपके अफ्रीका है। अगर निम्न में से बात करें, अगर यहाँ पे एशिया आता तो एशिया का सर्वाधिक होता, ठीक है ना। ओके, आगे प्रश्न संख्या 11, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है। देखो प्राकृतिक वृद्धि के अंदर क्या आएगा, जन्म और मृत्यु, यानी जन्म में प्लस और मृत्यु में माइनस। और उसके बाद में 10वां देखो, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद में बात करें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में निम्न में से किसको दर्शाया जाएगा, तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है। आगे देखो 13वां, निम्न में से कौन सा अपकर्षक कारक नहीं है। अपकर्षक कारक कौन सा है, देखो अनुकूल जलवायु अपकर्षक है, संपत्ति की सुरक्षा अपकर्षक है, और काम के बेहतर अवसर अपकर्षक है, लेकिन ये उपद्रव वाला अपकर्षक नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षक, ठीक है। आगे 14वां, प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है, और प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में एक गांव है धनबाद, गांव से कुछ लोग उत्प्रवास के कारण धनबाद की जनसंख्या में क्या होगा, घटेगा, यानी धनबाद गांव से कुछ लोगों के उत्प्रवास के कारण धनबाद की जनसंख्या क्या होगी, घटेगी, यानी कम होगी, ठीक है। उसके बाद में धनबाद गांव से कुछ लोगों के उत्प्रवास के कारण कोटा शहर की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, यानी धनबाद गांव से कुछ लोग कोटा में आ गए तो कोटा में जनसंख्या का क्या होगा, बढ़ावा होगा, यानी जनसंख्या बढ़ेगी। अब प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अपने एमसीक्यू प्रश्न तो हो गए कंप्लीट। अब अपने देखने हैं पिछले बोर्ड पेपर में किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, तो फटाफट देख लेते हैं, झटाझट समझ लेते हैं। तो देखो इस पार्ट के अंदर आपके 2020 के पेपर में आप्रवास किसे कहते हैं आया हुआ है, और लिंगानुपात वाला ये थोड़ा इसमें अपन ने सेट कर दिया,
जैसे प्रति 1000 स्त्रियों पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो ये 2020 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय, जो अभी थोड़ी देर पहले देखे, 2020 में आया हुआ है। विश्व जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए, 2020 में आया हुआ, आगे नंबर भी दिए हुए। ठीक है ना। और उसके बाद में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, 2020 में आया हुआ है। उसके बाद में 2011 में देखो, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम की बात करें तो देखो सर्वाधिक किसका है, बिहार का, और न्यूनतम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। तो देखो आया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। उसके बाद में लिंगानुपात निकालने का सूत्र लिखिए, तो ये सॉरी लिंगानुपात वाला इसमें अपने टॉपिक पढ़ा नहीं, वैसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद में भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 सामाजिक आर्थिक प्रभाव लिखिए, ये भी पढ़ा है। जनसंख्या संरचना के अध्ययन में साक्षरता का महत्व डालिए, यानी जनसंख्या जो है इसके अंदर साक्षरता किस तरीके से है, यानी जनसंख्या के संरचना में साक्षरता की क्या इंपॉर्टेंस है, भाई साक्षर लोग होंगे तब जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, उससे रिलेटेड इसमें आपको लिखना है। भारत में लिंगानुपात कम होने के 3 कोई कारण बताइए। भारत में जनसंख्या वितरण को नियोजित करने वाले कोई भौतिक कारकों की समीक्षा कीजिए, यानी भौतिक कारक कौन कौन से जो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, 2021 के पेपर में आया हुआ है। प्रवास के अपकर्षक कारक कौन से, बिल्कुल देखो अपकर्षक, यानी जो इसमें आपके अपकर्षक कारक नहीं है, देखो राजनीतिक हलचल, महामारी या प्रतिकर्षक आपदाएं, काम के बेहतर अवसर, यानी प्रवास का अपकर्षक कारक है, तो काम का बेहतर अवसर ये आपका अपकर्षक कारक है, जो कि 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और देखो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व तो किसका है, देखो यहाँ पे दे दिया, किसका है बताओ, बिहार का है। फिर देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, विश्व में उच्च लिंगानुपात, जैसे नॉर्वे का है, तो ये अपने पाठ से संबंधित मैंने फिर भी इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखो स्थिर जनसंख्या से क्या आप समझते हैं, देखो अभी तीसरी जो अवस्था थी अपन ने जनांकीय संक्रमण की, उसके अंदर देखा था, 2022 में हुआ है। प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम लिखिए, लोग आर्थिक परिणाम यानी प्रवास करेंगे तब क्या आर्थिक परिणाम होगा, उसको लिखना है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, यानी किन किन घटकों से जनसंख्या का परिवर्तन होता है, 2022 में आया हुआ है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए, 2022 में आया हुआ है। और ये देखो 2023 के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक लिखने हैं, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए और प्रवास की धाराएं लिखिए। तो ये इस तरीके से 2023 के अंदर आए हुए प्रश्न भी आपको देखने को मिल गए। तो यहाँ आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। इसी के साथ आज की अपन क्लास करते हैं एंड। प्यारे साथियों, इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है नोट्स की, वो आपको आपकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन कर लेना, और साथ ही अगर तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ एक बार इस क्लास का लिंक जो है वो शेयर जरूर कर देना। आपके स्टेटस पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां आप शेयर करना चाहो बिल्कुल अच्छे से शेयर कर दो। मिलेंगे अगले तीसरे पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। बढ़िया अच्छे से पीडीएफ निकाल लेना, सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना।